हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथ की एक महामैराथन क्लास, और इस क्लास में हम सभी टाइप्स के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हैं या एग्ज़ाम में बन सकते हैं, आपके सीधे यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। और इस वीडियो में आपको अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और जो बहुविकल्पी हैं सभी प्रकार के प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आपको दिलाएगी। इस क्लास को आप पूरा देखें और एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करके आप आएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 27 की घातें 2/3 गुणे 81 की घातें 1/2 बराबर 3 की घात n हो तो कह रहा है कि n का मान बताएं आप। तो देखिए, आपने घातांक करड़ी पढ़ ही रखा होगा। तो देखिए, 27 को सबसे छोटा अगर आप तोड़ना चाहें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसकी घात 2/3 है, वो वैसे लगी, हमने कोई चेंजिंग नहीं किया। गुणे 81 को हमने तोड़ डाला है 9 गुणे 9 के रूप में। ठीक है, 9 9 81, 3 के भी रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमने 9 के रूप में तोड़ा तो 9 गुणे 9 81 हो गया, और इसकी घात जो 1/2 लगी है वैसे लगी है। और इधर बराबर के इधर 3 की घात n है, इसको हमने वैसे के वैसे रखा। आगे देखिए अब क्या होगा, आपने पढ़ा ही होगा कि जब घातांक करड़ी में है ना आधार सेम हो, जैसे कि ये हमने लिखा 3 बार x और गुणे में है, तो इसकी घात कुछ नहीं तो 1 मानी जाती है, इसकी भी घात 1 तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार सेम हो तो 1 1 2 और 1 3 घात बन जाएगी ना। अब इसी नियम के अनुसार देखो 3 कितनी बार यहाँ पे है, 3 बार, तो बताओ ब्रैकेट के अंदर 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3, और इसके ऊपर जो 2/3 लगी है घात वो मैंने वैसे रख दिया इनटू। ऐसे 9 के देखो 9 के कितनी बार है, 2 बार है, तो 9 की घात 2 और इसके ऊपर 1/2 जो पहले से लगी है, हमने अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। बराबर के इधर वाले में मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, सेम जैसे है वैसे रख दिया। नेक्स्ट आप देखें, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि x की पावर अगर m हो, है ना, और उसकी पावर क्या लगी हो, n लगी हो, मतलब x आधार है और उसकी घात m लगी है और इसकी भी घात n लगी है, तो ये घातांक करड़ी के नियम से क्या हो जाता है, गुणा में अगर आधार सेम हो तो घातों का आपस में गुणा m गुणे n हो जाता है ना, आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ किया गया, 3 की घात 3 पहले से दी गई है और 2/3 लगी है, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। बताओ कितना बचा, यहाँ पे 3 की घात कितना बचेगा, 2 बचेगा, बिल्कुल 3 से 3 कट गया। ऐसे इधर 9 की घात 2 थी और उसकी घात 1/2, तो मैंने बताया गुणा में घातें अगर सेम हो आधार तो गुणा हो जाती हैं, कट गई तो 9 की घात 1 बची, तो 9 बच गया यहाँ पे। अब बीच में इंटू है, इंटू रहेगा, बराबर 3 की घात n, तो इसको ऐसे रखा हमने। अब बताओ 3 की घात 2 तो ऐसे ही है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 तिरिका 9 बराबर 3 की घात n, ये तो ऐसे रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे, ये रहा सॉल्यूशन आपका। उसके बाद हमने क्या किया, 3 की घात यहाँ पे कितना थी, ये देखें आप, 3 की घात 2 यहाँ पर है और 3 की घात 2 यहाँ पर है, तो बताओ गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की घात 2 और 2 कितनी हो जाएगी, मतलब 3 की घात 2 और गुणे 3 की घात 2, तो आधार सेम है इनका, ये रहा, तो घातें जुड़ जाएंगी, 3 की घात 2 और 2 4 बन जाएगी, तो ये देखो बन गई 3 की घात 4, और इधर वाला जैसे है वैसे रखा गया। अब तुलना कर दिया गया, क्योंकि इनके आधार सेम है तो घातों की तुलना हो जाएगी। तो बताओ n बराबर कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, मिक्सअप क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन घातांक करड़ी के, फिर आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ये देखिए, ठीक है ना। सभी प्रकार के प्रश्न आपके लिए यहाँ पे हम लेकर आए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है, 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 बराबर 320 हो तो x का मान ज्ञात करें। ये भी घातांक करड़ी का ही सवाल है। तो बताइए, यहाँ पे घातें इकट्ठा जुड़ी हुई हैं, इनको हम अलग भी कर सकते हैं नियम से। तो बताओ 2 की घात x - 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात x इंटू 2 की घात -1, क्यों, क्योंकि जब इनको हम जोड़ेंगे तो 2 की घात x - 1 फिर आ जाएगा, ये प्लस अलग अलग कर रहे हैं घात को, यहाँ पे हम, यहाँ पर भी वही किया हमने,
टू की पावर एक्स प्लस वन को टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर वन लिख सकते हैं, बिल्कुल 320 में कोई चेंजिंग अभी नहीं किया, वैसे रखा है। अब अगर देखो इतने में इन दोनों पदों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, तो आप कहेंगे टू की पावर एक्स कॉमन है, तो हमने निकाल लिया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा पहले वाले में इतने में, तो आप देखेंगे टू की पावर माइनस वन बचेगा, प्लस यहाँ पे टू की पावर एक्स हमने कॉमन निकाला तो क्या दिख रहा है, टू की पावर वन दिख रहा है, ये बच गया, बराबर 320 वैसे के वैसे है, अभी तक उसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया। आगे टू की पावर एक्स जो कॉमन है बाहर है, टू की घात माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, टू की घात यहाँ पे माइनस वन है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 की घात वन लिख सकते हो, नीचे लाओगे तो ये बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, तो 2 की घात माइनस वन को आप 1/2 क्या लिख सकते हो 2, तो हमने लिख दिया 1/2 और प्लस 2 की घात 1 को 2 लिख दिया और उसके बटे में 1 मान लिया, बराबर 320। अब 2 की घात x कॉमन है तो वैसे है, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इतने इस वाले ब्रैकेट में, तो 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4/2 1 कम 2, तो आ जाएगा आपका 1 + 4/2 बराबर 320। आगे देखें आप तो 2 की पावर x तो ऐसे रहेगा, इसके बाद हमने इधर लगाया है, ठीक है ना, तो 4 1 5/2 हो जाएगा, क्लियर, बराबर 320। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो 2 की पावर x बराबर इधर कितना है 320, ये इधर 5/2 है गुणे में, उधर जाएगा तो पलट जाएगा ना, बराबर उधर जाएगा तो 2/5, तो ये बन गया 2 और ये बन गया 5। अब इसको काट दिया, जब आप 5 से 320 को काटोगे तो 5 छंग 30, 2 32 और 5 चौक 20, 64 बार जाएगा और गुणे 2 बचा रहेगा। तो देखो 2 की पावर x इधर है वही है, बराबर इधर क्या बन गया 64 गुणे 2 बन गया, क्लियर। आगे आगे आप देखेंगे तो 2 की पावर x ऐसे ही है, 64 को क्या लिख सकते, 64 दूना कितना हो जाएगा, 64 दूना 128 बन जाएगा। अब 128 का आप अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 की पावर x तो ऐसे रहेगा, जब 128 को आप तोड़ेंगे 2 के मल्टीपल में तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, मतलब 7 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 बनेगा, तो 2 की घात कितनी बन जाएगी 7 128। अब यहाँ पर भी देखो तो आधार सेम है, दोनों तरफ 2 है तो घातों की तुलना हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, x बराबर कितना आ जाएगा 7। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 7। और इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ईजी भी है। अगला देखो, ये देखो 2018 में क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, 2018 में पूछा जा चुका है। क्या लिखा है यहाँ पे, रूट के अंदर 343 है और इस करड़ी की घात लगी है कितनी 3, करड़ी की घात 3 लगी है और इधर कितना लगा है 576 रूट के अंदर। कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करें, सरल करें, तो ये देखते हैं। जब भी घात 3 लगी हो इसका मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका हमें क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, ओके। तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, 7 7 49 7 343 बराबर गुणे इधर 576, इसमें देखो कोई घात नहीं लगी, केवल जब संख्या के ऊपर रूट लगा हो तो इसका मतलब होता है घात 2 लगी है, वहाँ पे वर्गमूल निकालना, ठीक है ना। तो 576 को आप लिख सकते हो 24 × 24, वर्गमूल में जोड़ा बनता है। आगे अब यहाँ पे देखो 7 कितनी बार है अंदर 3 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 3। और जब इस करड़ी है ना, जब करड़ी की घात को हम हटाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगा है ऐसे 3 लगा है, ठीक है, और इसको मैं हटाना मान लो ऐसे x लिखा होता, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जब करड़ी हटाते हैं तो करड़ी जो है 1/, के रूप में लग जाती है, 1/3 बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ, 7 ब्रैकेट के अंदर था, रूट के अंदर 3 बार, तो ये तो 3 बार है, और जब इस हमने करड़ी को हटाया तो उसके पावर में 1/3 चला गया, और गुणे यहाँ पे तो वर्गमूल है तो जोड़ा बन गया, तो 1 बाहर निकल आएगा, तो 24 बाहर निकल आएगा। अब यहाँ देखो 3 की घात 1/3 है, तो गुणा, जब घात के ऊपर घात हो, आधार सेम हो, तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो यहाँ हो जाएगा गुणा आपस में। तो बताओ ये 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, 7 की घात 1 बचेगी और गुणे 24, और 24 गुणे 7 करके देखो आप तो 168 आएगा। कितना आएगा 168। तो ये क्वेश्चन देखो आप 2018 में पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छा सवाल है, रूट के अंदर, और ये तो बहुत ज़्यादा है, b/c और गुणे रूट के अंदर c/b और गुणे रूट के अंदर a/c लिखा है। तो बताइए क्या कर सकते हैं हम, जब भी कोई संख्या ऐसे लिखी गई हो, रूट के अंदर a और गुणे रूट के अंदर b, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दोनों पे रूट है ना, तो रूट लगाकर इन दोनों को आपस में अंदर गुणे के रूप में लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं हम, क्लियर। तो वही चीज़ हमने किया। यहाँ पे देखो तीनों संख्याएं गुणे में है और तीनों पे रूट लगा है,
तो हम तीनों के ऊपर एक बार रूट लगाएंगे और गुणे में लिख देंगे। ऊपर संख्या क्या क्या है अंश में, बी सी ए, तो बी गुणे सी गुणे ए बन गया, ये देखो अंश वाला। और नीचे हर में क्या है ए बी सी, तो ए बी सी बन गया। अब जो कटे काट दो, ए से ए कट रहा है काट दिया, सी से सी कट रहा है काट दिया, बी से बी कट गया। रूट के अंदर क्या बचेगा, एक बचेगा। अब एक का वर्गमूल कितना होगा, एक ही तो होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, एक। कितना आएगा उत्तर, एक आएगा। समझ में आया, इसका आंसर कितना, एक का वर्गमूल हो चाहे घनमूल हो एक ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो 2-3 क्वेश्चन हमने घातांकड़ी के देखे, समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, घातांकड़ी से 100% देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा, करते हैं थोड़ा सा जूम और आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन देखें, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यदि क्वालिटी आपको थोड़ा कम सही लग रही होगी तो आप जो है वीडियो की क्वालिटी अपनी बढ़ा लेंगे, 360 पे कर लेंगे, क्लियर दिखेगा आपको। ये रहा, क्या दिया गया है, ये रहा क्यूब रूट निकालना है। ऐसे देखो 2022 में क्वेश्चन आया है। कब आया था, 2022 में, मतलब पिछले ईयर अभी। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो रूट के अंदर कितना है, मतलब क्यूब रूट निकालना है हमें। तो ब्रैकेट रूट के अंदर क्या लिखा है, 343/1000 और इसका घनमूल निकालना है क्योंकि करड़ी की घात 3 लगी है। तो 343/1000 जब करड़ी को हटाएंगे तो उसकी घात कितना, 1/3 बन जाती है, करड़ी का नियम है। अब 343 को आप तोड़ो, 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं। 1000 क्या लिख सकते हो, 10 × 10 × 10, और इसकी घात कितना, 1/3 ऐसे लगी है। अब आगे देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 7 भी 3 बार है और 10 भी 3 बार है, तो बताओ 7/10 की घात कितना लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। और उसकी घात पहले से भी 1/3 लगी है, लगी रहने दो। अब बताओ घात के ऊपर घात आ गई तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो बताओ 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचा, 7/10 की घात 1, मतलब 7/10। या फिर और ज़्यादा भाग करोगे तो क्योंकि 10 से भाग कर रहे हैं तो 1 अंक पे समझो लग जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फाइनली उत्तर आपका आ गया 0.7। और ये जो प्रश्न है 2022 में पूछा जा चुका है। देखिए क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लगभग 1 घंटे तक की हम क्लास को करेंगे। और इसमें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकती है, तो धैर्य बनाएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आपका रिवीजन होगा। चलिए हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। देखिए ये रहा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये देख सकते हो आप, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा जाएगा 100% ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि माध्यिका भी आपके सिलेबस में फिक्स क्वेश्चन देकर जाएगी। क्या दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं 7, 6, 2, 5 तथा 9 की क्या बताना है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने से पहले जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिया हो, संख्याएं दी गई हो, तो सबसे पहला काम है उनको आप आरोही या अवरोही क्रम में करें व्यवस्थित। मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में सेट करें या घटते हुए क्रम में। सबसे पहले आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आपको आंसर सही लाना है तब। तो सबसे पहला काम क्या किया गया, हमने संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 2 है, उससे बड़ा 5, उससे थोड़ा बड़ा 6, फिर 7, फिर 9। हमने लिख लिया इनको बढ़ते हुए क्रम में। आप इनको अवरोही क्रम में भी सेट कर सकते हैं, मतलब घटते हुए क्रम में, पहले 9, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक क्रम में आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। अब फिर इनको गिनो, सेट करने के बाद इनको गिनो कि कितनी संख्याएं हैं गिनने में। तो गिनो, तो 5 संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, 5। गिनने में क्या है, 5। 5 बोले तो सम की विषम, तो विषम है, ठीक है ना, विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र देखो, पहले हम सूत्र से बताते हैं, फिर आपको ट्रिक से बताते हैं, विदिन सेकेंड लगा लेंगे आप सवाल को। तो विषम पदों की माध्यिका का सूत्र ये होता है, ठीक है। अगर लगाने वाले में आया, ऑब्जेक्टिव में नहीं आया तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तो आप ये सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, n+1/2 वे पद का मान, विषम पदों के लिए। अब n का मान कितना है यहाँ पे, जितनी संख्या गिनने में है 5, तो n का मान रखा 5 + 1/2 वे पद का मान। ठीक, यहाँ तक 5 1 6, 6/2 वे पद का मान। 6 को काटोगे 2 से तो 3 बार, 3वें पद का मान आ गया। क्या आ गया आपके पास, 3वें पद का मान। अब 3वां पद कहाँ से देखेंगे, 3वां पद आपने जो ये क्रम बना रखा है इसी में से देखना है। चाहे आप इधर से इधर की ओर जाएं, बाईं ओर से दाईं ओर, और चाहे दाईं ओर से बाईं ओर आएँ और तीसरा देखें पद, वही आपका आंसर होगा। तो जब आप इधर से जाएंगे, इधर को तीसरा पद, तो आपको मिलेगा 6, और इधर से भी आओगे तो भी 6 मिलेगा। तो माध्यिका कितना आ जाएगी, 6। ठीक है, अब ट्रिक से कैसे लगता है, ये बेहद आसान है ट्रिक से। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप समय बचा सकते हैं अपना,
2, 5, 6, 7 और कितना है 9। ठीक है, ये क्रम में तो लिखना पड़ेगा आपको पहले कि आरोही या अवरोही में से किसी एक क्रम में सेट करना ही पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा किनारे किनारे संख्याएं बराबर मात्रा में छोड़नी पड़ेंगी और जो बीच में एक संख्या बचेगी वही माध्यिका होती है। देख सकते हो विद इन सेकेंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर यही सम वाला होता तो सम का थोड़ा सा अलग है। सम में क्या होता है, 2 संख्या बीच में बच जाती है ना, 2 बचेगी तो वही जो संख्याएं बचेंगी उनको जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, बस माध्यिका आ जाती है सम पदों के लिए। ठीक है, ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया है, tan 60 अंश बटे sec 90 अंश का मान बताओ। ये देखो ये भी 2022 में आपके क्वेश्चन आया था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आप कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आपको त्रिकोणमिति के मान याद हो, बस टेबल वाला जो टेबल होती है ना। हमने 2 वीडियो बनाई है, अभी भी समय है, आप देख सकते हो। पूरा त्रिकोणमिति माध्यिका वादिका सब पढ़ा दिए बहुत डिटेल तरीके से, चैनल पर उपलब्ध है, देख सकते हैं आप। चलिए देखिए tan 60 बटे sec 90, बस केवल मान रखना है। tan 60 का मान ये होता है √3। ठीक है, और tan sec 90 का मान क्या होता है, cos 0 का cos 90 का व्युत्क्रम होगा, क्योंकि cos का व्युत्क्रम sec होता है। अब cos 90 का मान होता है 0, तो sec 90 का मान 0 का उल्टा मतलब 1/0 मतलब अनंत होता है, इनफाइनाइट। तो देखो tan 60 की जगह tan 60 का मान √3 रख दिया और sec 90 का मान 1/0 रख दिया, तो 0 कहाँ जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा, मतलब अनंत होता है। sec 90 का मान इनफाइनाइट होता है, लेकिन इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है इसमें 1/0। ऐसा करने से 0 कहाँ जाएगा, ऊपर। अब 0 का √3 में गुणा करेंगे 0 और बटे 1, कुल मिला के आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी देख सकते हो आया था 2022 में, मतलब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। अगला देखिए क्वेश्चन, sin स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान बताइए। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, ये भी आपको अगर केवल मान याद है तो लगा सकते हो। तो होता क्या है, साइन जो 45 अंश है इसका मान ये होता है, आपको याद ही होगा, नहीं याद तो याद होना चाहिए, नहीं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा और आप दिक्कत करके आएंगे। 1/√2 होता है, और जो साइन 45 का होता है वही cos 45 का होता है। ठीक है ना, और cos 30 का जो मान होता है वो sin 60 के बराबर होता है। तो cos 30 का मान होता है √3/2 और √3/2 साइन में 60 का मान होता है। ठीक है, तो साइन 45 और cos 45 का मान तो सेम ही होता है और cos 30 और साइन 60 का मान सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रखना है मान, केवल रखना है बस। तो देखो साइन 45 का स्क्वायर लगाया ना, स्क्वायर, तो साइन 45 का मान रखा, कर दिया स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान रखा, इसका स्क्वायर करना है, कर दिया स्क्वायर, लगा दिया। अब जब भी कभी हम रूट जिस संख्या पे लगा हो और उसका कर रहे हो स्क्वायर तो रूट हट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वही संख्या 2 बार लिखे, जैसे √2 का स्क्वायर करना है तो √2 गुणे √2 लिखेंगे हम। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर दोनों है ना, तो करड़ी के नियम से 4 आएगा और 4 का क्या निकल आएगा, वर्गमूल 2। तो जब भी सेम संख्या हो रूट के अंदर और गुणा करते हो तो रूट हट जाता है। ठीक है ना, तो 1/√2 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, इधर वाली लाइन में देखें आप, और √2 का स्क्वायर 2 आ गया, ये बन गया नीचे। ऐसे ऊपर प्लस में जो ये वाला दिया गया इसको देखें आप, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया हमने, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। अब जब 2 से 4 को भाग करेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 2 आ गया। 4 को 4 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, तो 4 1 कम 4, तो 3 और 2 5, 5/4 आ जाएगा उत्तर। कितना आएगा उत्तर, 5/4। केवल आपको इसमें मान याद हो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला देखें आप, क्या है क्वेश्चन, साइन 60 अंश बटे cos 30 अंश का मान ज्ञात करो। ये एकदम ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होता है। देखिए किसका किसका बनता है आपको हम बता दें, इसको आप देखते ही है ना उत्तर लगा सकते हैं बिना सॉल्व किए ही, लेकिन उसके लिए भी एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, तभी ट्रिक से लगा सकते हैं आप। ठीक है, अगर साइन है तो cos होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर साइन ऊपर है तो नीचे cos हो, और इन दोनों मान लो अगर एंगल ए है यहाँ पे और ये एंगल बी है, तो इन दोनों एंगल का जोड़ अगर 90 बन रहा है तो उसका मान 1 होता है हमेशा। साइन cos है और अगर tan है ऊपर, मतलब tan है और नीचे cot b है, ठीक है, और इनका जोड़ ए और बी का जोड़, मतलब दोनों कोणों का जोड़ 90 बन रहा है, तो इसका भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे सेक और कॉसेक का होता है। अगर सेक ए ऊपर है और नीचे क्या है, मतलब ए का मतलब एंगल से है, यहाँ पे एंगल दिया रहेगा, कॉसेक बी मतलब ए और बी कोणों का जोड़ अगर 90 बने और सेक कोसेक सेक ऊपर हो नीचे कोसेक, या फिर कोसेक ऊपर हो सेक नीचे,
और दोनों कोणों का जोड़ 90 बन रहा हो तो इसका मान हमेशा 1 आता है। अब यहाँ देखो ऊपर साइन है, नीचे कॉस है ना। तो मैंने बताया था अब यहाँ एंगल देखना है आपको। अगर एंगल का जोड़ 90 है, 60 30 90, तो इसका मान 1 आएगा। और चाहे आप मान रख के लगा लो। वैसे भी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो इससे कट जाएगा तो भी 1 आएगा। क्लियर ना। लेकिन ये इसी नियम पे होता है, ये वाला जो हमने बताया, साइन कॉस हो और एंगलों का जोड़ क्या हो, 90 हो, तब बनेगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये देखो गुणनखंड से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया है ये देखो, 2022 में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 को सरल कीजिए, है ना। जब भी द्विघात समीकरण को हमें सरल करना होता है तो जो उसमें चर लगा होता है उसी का हमें मान बताना होता है। तो इसमें x का मान निकालना है ना। चाहे आप गुणनखंड विधि से लगाओ या फिर अगर इस विधि से ना हल हो तो सीधी तरह 4g लगाए जाते हैं, जो कि सूत्र आपको पता ही होगा, x = -b + -√b² - 4ac/2a होता है। वो तब लगता है जब गुणनखंड ना बन रहा हो तब। ये तो सिंपल है, इतना आप हार्ड नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले किनारे किनारे वाली संख्याओं करते हैं गुणा, 3 दूनी 6। अब इसी 6 को ऐसा तोड़ा जाएगा कि यहाँ पे जो चिन्ह लगा है ना, 3 के बगल में माइनस अगर है तो ये जो बीच का मान है घटाने पे आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पे, तो मैं इसी 6 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे 6 आए। तो बताओ 6 × 1 बनेगा, क्योंकि देखो 6 × 1 = 6 और 6 में से 1 गया 5 बन रहा है, तो बनेगा 6 और 1 बनेगा। तो देखो ये अपने स्थान पे वैसे रहेगा 2x² और 3, इसमें कोई चेंजिंग, केवल -5x को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 - 1, 6 में से 1 गया 5, और बाकी जो चिन्ह जैसे है वैसे हमने रख दिया। अब बताओ आगे, 2x² ऐसे रहेगा, माइनस अंदर गुणा करो तो -6x हो जाएगा। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x से कम x हो जाएगा, क्योंकि इस x से भी तो अंदर गुणा होगा, कर दिया, और -3 = 0। अब यहाँ पे दो पदों में कॉमन, इतने में क्या कॉमन है, तो देखो 2x कॉमन है ना। कॉमन का मतलब कि जो सेम हो, जिसको आप बाहर निकाल सके और कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 2x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा अंदर, x - 3, क्योंकि जब 2x से अंदर x - 3 में गुणा करेंगे तो फिर ये बन जाएगा 2x² - 6x। इसमें क्या कॉमन है x - 3 में, ये तो सेम है, कुछ कॉमन नहीं नजर। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एक कॉमन होता है, तो +1 कॉमन ले लिया। अब ये x - 3 दो बार है, सेम है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया जाएगा। और दूसरे में जो बचा मान है, यहाँ कितना बचा है 2x, और यहाँ प्लस के साथ 1, तो 2x + 1 और बराबर किसके, 0 के। हल करना है ना, तो हल करेंगे। एक बार इसको 0 मानेंगे तो मान लिया x - 3 = 0, तो x बराबर क्या, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। दूसरा इसको मानेंगे 0, 2x + 1 को, तो 2x + 1 को जब 0 मानेंगे तो 2x बराबर ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो x का मान क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो हल लिख देंगे। कितने उत्तर आए, 2 उत्तर। कौन कौन से, एक आया है आपका 3, ये रहा, और एक आया है -1/2। तो उत्तर आपका हो गया 3, -1/2, यही हल होंगे। अगर उत्तर चेक करना है तो आप एक बार x की जगह इसी दिए गए समीकरण के LHS में, मतलब इधर वाले पार्ट में रख दो, तो इधर वाला मान आएगा, मतलब RHS मिलेगा, मतलब 0 आएगा। रख के 3 रख के देखोगे 0 आएगा, और -1/2 रख के देखोगे तो भी 0 आएगा। तो फिर आपका उत्तर सही भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया है, 4 tan² 60 अंश -cos² 90 अंश +2 sin² 45 अंश -4 cot² 45 अंश का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन देखो 2022 में भी आया था। तो कई क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से देखने को मिल सकते हैं। 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आपको मिलेगा ही देखने को 4th सेमेस्टर में त्रिकोणमिति का, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने बताया सिंपल है, आपको केवल टेबल याद हो, मान वैल्यू केवल रख दो, सिंपल लगा लेंगे आप। तो हम रख देंगे 4 ऐसे रहेगा, tan 60 का मान √3 लगा है स्क्वायर, tan² 60 ना, तो रख दिया स्क्वायर, माइनस cos 90 का मान 0 होता है तो 0 का स्क्वायर रख दिया हमने, +2 sin² 45, मतलब sin 45 का स्क्वायर कर दो, तो 2 तो ऐसे रहेगा, और sin 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर, तो कर दिया स्क्वायर, -4 ऐसे बाहर है, और cot 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब इसी को सरल कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो 4 ऐसे रहेगा, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, 3 मिलेगा, इंटू में है ऐसे रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, +2 ऐसे रहेगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट का स्क्वायर मैंने बताया जब भी संख्या के ऊपर रूट लगा हो उसका स्क्वायर करना हो तो रूट हट जाता है, तो 2 आ जाएगा, ये आ गया, ऐसे लगा रहेगा, -4 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 4 से 1 में गुणा करेंगे 4 ही आएगा। आगे यहाँ देखो ये और ये कट जाएगा,
कटेगा ना, क्योंकि 2 गुणे 1/2 लगा है तो 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको सरल कर लो, 4 3 जा 12, ये रहा 12, है ना। जीरो से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जीरो किसी संख्या में जोड़ोगे तो वही संख्या आती है, घटाओगे तो भी वही संख्या बचती है, ठीक है। तो हो गया ये, और इधर कितना बचेगा बताओ, यहाँ पर 2 से 2 कट गया था यहाँ पे, तो इतने में क्या बचा आपके पास, 1 बचेगा, तो 1 बच गया, और माइनस का 4 ये बच गया। 12 और 1 जोड़ो कितना आएगा, 13, 13 माइनस 4, 13 में से 4 गया 9। बोर्डमास के नियम का भी पालन करना पड़ता है, ठीक है ना। ये रहा, तो आंसर कितना आएगा फाइनली आपका 9 आएगा। समझ में आ गया होगा। देख रहे हो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद घन घनाभ भी आपके उसमें है, ठीक है, टॉपिक में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये देखो 2022 का क्वेश्चन हमने लिया है आपके लिए, ये रहा। क्या दिया गया है, 14 मीटर गहरा 3 मीटर व्यास का एक कुआं है जो कि 300 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा। मतलब एक कुआं है जिसकी गहराई 14 मीटर तक और जिसका व्यास 3 मीटर, हमें इसको खुदाना है, और इसको 1 घन मीटर क्यूब, मतलब कि 1 मीटर क्यूब अगर आप गड्ढे को खुदा रहे हैं कुएं को, तो उसका खर्च कितना रुपये दिया है, 300 रुपये है। तो हमें बताना है कितना लगेगा इतने गहराई और इतने मीटर व्यास के कुएं को खुदाने के लिए। तो कुआं ये हमने बनाया है, देखो बेलनाकार है, ठीक है। तो ये पहले ये तो पता हो कि अगर इतना मीटर गहरा है, इतना मीटर व्यास का है, तो इसमें से कितना हम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसके आयतन कितना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बेलनाकार बनेगा, तो बेलन में क्या लगेगा, आयतन। गहराई मतलब ऊंचाई होती है, बेलन की गहराई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। h 14 मीटर दिया है, व्यास 3 मीटर है, तो बताओ त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो 3/2 मीटर हो गई। अब कुएं का आयतन निकाल लो कि कुएं का आयतन कितना होगा इस आकार में खुदवाने का, तो कुएं का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि बेलनाकार है ये। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। पाई का मान यहाँ पे हमने रखा 22/7, आर का मान देख सकते हो आप, आर त्रिज्या ये देखो 3/2 है, क्योंकि स्क्वायर है तो 3/2 गुणे 3/2 रख दिया, और गुणे h का मान 14। अब जो कटे काट दो, यहाँ पे हमने काटा है 7 से इस 14 को, तो 2 बार गया, और इस 2 से ये वाला 2 भी कट गया, इस 2 से काटा इस 22 को, तो 11 बार कट गया, सब कट गया, कितना बचा 11 गुणे 3 गुणे 3, तो 11 3 33, 33 गुणे 3 करो कितना आएगा 99। वैसे भी देख सकते 3 3 9, 9 गुणे 11 करो, 11 9 99। तो इतना मीटर क्यूब आयतन आया इसका, कुएं का। अब खर्चा हमें बताना है, तो अब तो आयतन पता है तो खर्चा तो आराम से बता लेंगे। आइए देखिए, अब 1 मीटर क्यूब कुएं को खोदने का खर्च कितने रुपए है, 300 रुपये। तो हमारे पास कितने मीटर क्यूब आया है, 99। तो इसलिए 99 मीटर क्यूब कुएं को खोदने का खर्च बराबर 300 गुणे क्या कर दो 99। उत्तर किस में आएगा, रुपये में। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 29,700 रुपये। तो इतने रुपये हमें देने पड़ेंगे, है ना, कुएं को खुदवाने के लिए, जिसकी गहराई 14 मीटर है और जिसका व्यास कितना है 3 मीटर। ओके, समझ में आ गया होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखें, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ये देखो 2016 में पूछा गया था, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। समचतुर्भुज देखने में वर्ग की तरह होता है, बट ये वर्ग होता नहीं। इसकी भी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ सेम तो होती हैं, लेकिन जो इसके विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते। लेकिन जो इसके विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। अगर इसके विकर्ण, पहला विकर्ण D1 मान लें और दूसरा विकर्ण क्या मान लें, D2 मान लें, तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है, याद रखना, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ½ × विकर्णों का गुणनफल, डायगोनल 1 गुणे डायगोनल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और लेते हैं नेक्स्ट पेज। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन है एकदम, मैंने बताया है आपको पहले भी। ये रहा, देखिए यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। हो सकता है यही क्वेश्चन मिल जाए, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, नहीं तो इसी पे आधारित एकदम सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या दिया है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। कोई बाग है जिसमें जो पेड़ लगे हैं उनकी संख्या 2304 है, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में क्या है, पंक्तियाँ हैं। तो कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये रही आपकी, ये बना दिया पंक्तियाँ, है ना, जितने पेड़ हैं उतनी पंक्तियाँ हैं। तो हमने ऐसे समझाया है कि मान लो 10 पेड़ हैं तो 10 ही पंक्तियाँ बनाई गई हैं उसमें, ठीक है ना। तो देखिए माना तो कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी सेम है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो ये भी x हो जाएगा। अब कह रहा है कि
कुल पेड़ों की संख्या। तो बताओ कुल पेड़ों की संख्या कैसे निकालोगे। मान लो आपके पास बगीचा है तो उसमें पंक्ति बनाएंगे आप, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं, तो कुल पेड़ कैसे बता पाओगे। तो आप अगर दोनों का गुणा कर लो पंक्तियों की संख्या को पेड़ों की संख्या से, एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो आपके कुल पेड़ आ जाएंगे। तो वही हमने किया। तो कुल पेड़ कितने दिए हैं 2304, और कुल पेड़ हमारे अनुसार क्या बनेंगे, x गुणे x बनेंगे, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने एक पंक्ति में पेड़ हैं, तो इनका गुणा करेंगे तभी तो कुल पेड़ आएंगे ना। तो x गुणे x बराबर 2304। तो बताओ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2304। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो इधर रूट लग जाएगा 2304, और 2304 का वर्गमूल आप निकालें तो कितना आएगा 48। कितना आएगा 48। 48 आ गया। तो क्या पूछा गया है, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या हमने कितनी मानी थी, ये देखो पंक्तियों की संख्या x मानी थी, तो हमारा उत्तर कितना आएगा 48। अगर हमसे ये पूछा होता कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में 48 पेड़ भी हैं, ठीक है ना। प्रत्येक पंक्ति में 48 पेड़ हैं और पंक्तियाँ कितनी हैं 48 ही पंक्तियाँ हैं, तो दोनों का उत्तर 48 ही होता। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, बहुलक भी आपके उसमें है सिलेबस में, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। संख्या दी गई 1 0 5 0 7 0 8 9, ये संख्याएं दी गई हैं और इनका कह रहा है कि बहुलक बताएं आप। तो बहुलक होता क्या है, बहुलक जो होता है, हम बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे संख्याओं में जब संख्याएं दी गई हों बहुलक पूछा जाए तो हम ये देखते हैं कि संख्या कौन सी सबसे ज़्यादा बार आई है, और जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होती है वही बहुलक होती है। मतलब जिस संख्या की बारंबारता ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। अब अगर यहाँ पे देखो तो सबसे ज़्यादा बार आपको 0 मिलेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और संख्या अगर देखो तो सब लगभग एक बार ही आई है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आई है, 0 आई है। तो 0 की बारंबारता क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसीलिए बहुलक क्या होगा 0 होगा। समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपको एकदम ईजी है, आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, फिर त्रिकोणमिति का 2020 में क्वेश्चन आया था। साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस टेन 45 का मान ज्ञात करें। फिर सिंपल वाला लॉजिक लगाना है, मतलब आपको अगर टेबल याद है, मान याद है तो आप रख दो, उत्तर आ जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और टेन 45 का मान 1, और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, 1/2 में जब 1/2 जोड़ोगे कितना आएगा, आधा है ना, 1/2 का मतलब आधा, आधे में आधा जोड़ो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ो उत्तर 2 आएगा। तो 2 तो ऐसे भी आएगा। और चाहे एलसीएम से ले लो, एलसीएम से अगर लगाओगे तो 2 2 1, मतलब हर कलासा लेना पड़ता है, तो 2 2 1 कलासा कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो आप लगाओ। अब इस 2 से इस 2 को, मतलब जब इसको सरल कर रहे होते हैं ये पहला वाला, तो इस हर से इस वाले लासा को भाग करते हैं, जो मान आया था 2 को 2 से भाग करो 1 बार जाएगा, जो आता है उसको इससे अंश से क्या करते हैं गुणा, तो 1 1 कम 1 आएगा। ऐसे यहाँ पर भी भाग करोगे तो 1 1 कम 1 आएगा, 1 से 2 को भाग करो 2 बार जाएगा, तो 2 1 कम 2 आएगा। अब ऊपर जोड़ो 1 1 2 और 2 4, 4/2 आया, 4/2 का मतलब 2 आया। वैसे भी देखो 2 आया। और चाहे आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 1/2 साइन 30 का मान, cos 60 का भी मान 1/2, और प्लस टेन 45 का मान 1 होता है। तो ये देखो आधा आधा जोड़ के क्या बन जाएगा 1, क्योंकि 1/2 का मतलब आधा होता है, तो आधा आधा जोड़ोगे 1 आएगा, 1 1 2, वैसे भी 2 आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फास्टली लगाएंगे थोड़ा सा। ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई वृत्त है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, पूरे का क्षेत्रफल दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त की क्या पूछ रहा है, त्रिज्या बता दें आप। तो हमने मान लिया वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। हमने क्या मान लिया, वृत्त की त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, रेखाखंड एक प्रकार से, ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, r मान लिया हमने। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया 154, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अगर त्रिज्या r है तो पाई r स्क्वायर होता है, सबको आता होगा। तो पाई r स्क्वायर का मान किसके बराबर दिया 154 वर्ग सेंटीमीटर के। तो हमें तो r का मान चाहिए, तो r स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 154 बटे पाई हो जाएगा, पाई बटे में चला जाएगा इधर जाएगा, तो अब r स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 154 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7, तो हमने यहाँ पे रखा। तो जब 22 पाई का मान जब 22/7 रखोगे, क्योंकि पाई नीचे है तो 7 कहाँ जाएगा ऊपर, ये देखो 7 ऊपर आ गया और 22 कहाँ रहेगा नीचे। तो 22 से 154 को काटो 7 बार जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7 गुणे 7 मतलब 7 7 49। हमें तो r स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखा है। तो r का मान कितना आएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल कितना आएगा निकालेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप,
एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, चुने हुए क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। एक उम्मीद पूरा रखें, आप विश्वास बना के रखें, आपको एग्जाम में मिलेगा एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से। देखिए क्या दिया है, ये देखो 2022 में भी क्वेश्चन आया था, है ना। तो घन घनाभ बेलन शंख गोले से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक आए चाहे दो आए। देखिए एक शंकु का आयतन कितना दिया है, 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहली बात, शंकु ये होता है, ये कोन वाली आइसक्रीम आप देखे होंगे ना, ये होता है शंकु। और शंकु जो होता है इसमें दो प्रकार की ऊंचाई पाई जाती है, एक होती है लंब ऊंचाई जिसको एच से दिखाते हैं, एक होती है तिर्यक ऊंचाई जिसको एल बोलते हैं, और त्रिज्या आर। ठीक है, क्या दिया है आपके पास, देखो शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन दिया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और शंकु के जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान किसके बराबर दिया है, 100 पाई के रख दिया हमने, तो यहाँ से एच का मान निकाल लो आप। एच बराबर क्या बनेगा बताओ, 100 पाई, उधर ये जो 3 है इधर वाला, इधर जो भाग में है उधर गुणे में जाएगा, तो ये देखो 3 इधर गुणे में चला आया, और जो इधर गुणे में है ये वाला, ये कहाँ चला जाएगा, भाग में, ये देखो नीचे चला आया है पूरा मान। अब आगे इसको सॉल्व किया हमने, तो क्या किया, 5 से 100 को काटो तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 5 से 20 को काटो तो कितना आएगा, 4 आएगा, 5 चौक 20, तो 4 तिया कितना बच गया, 12। ये तो बचेगा 12 बचेगा। और ये जो पाई था 100 पाई था ना, तो पाई से पाई भी कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। एच का मान आ गया। हमसे क्या पूछा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, एल होती है तिर्यक ऊंचाई। अब आपको एच मिल गई और आर पहले से पता थी 5, तो पहले एल निकालो। तिर्यक ऊंचाई होती है, इसका सूत्र ये होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र ये होता है। ठीक है, एल बराबर अंडर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस की तरह, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण बनाता है इसलिए लगता है। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, एच का मान कितना निकालिए, 12, तो 12 रख दिया, आर का मान 5 था, 5 रख दिया। 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, तो जोड़ो 144 में 25 जोड़ो कितना, 169 रूट के अंदर 169 के जब वर्गमूल निकालो कितना आएगा, 13। तो एल का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब तिर्यक ऊंचाई पता हो गई, अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लास्ट में हम यहाँ पे आएंगे, क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान पाई, आर का मान 5, एल का मान 13, तो 13 बचे 65 पाई। क्योंकि क्षेत्रफल है 2D बनेगा, मतलब दो विमाएँ पाई जाएंगी, तो ये आर और एल है ना, तो आर का भी मात्रक सेंटीमीटर, एल का मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आयतन में क्यूब होता है मात्रक, है ना, जबकि क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। आप सब चाहे जो पढ़े होंगे, क्षेत्रफल में स्क्वायर ही होता है। अगर भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ही क्षेत्रफल आता है, मीटर में तो मीटर स्क्वायर आता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन अगला, ये रहा एकदम सिंपल क्वेश्चन, 1331 का घन मूल बताइए। तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, है ना। तो 1331 का हमने ऊपर लगा दिया, है ना, करड़ी का चिन्ह और उसकी घात 3 रख दी, मतलब घन मूल बताना है। तो 1331 को जब आप निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 11 × 11 × 11 लिख सकते हैं। घन मूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो कितना बाहर निकल आएगा, 11। ठीक है, सिंपल। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, समुच्चय भी आपके उसमें है, ठीक है ना, समुच्चय। तो देखो ए बराबर दिया है, ए के अवयव दिए गए हैं, ये 1 3 5 7, बी के अवयव क्या दिए गए हैं, 5 7 8 9। तो क्या पूछा गया है, दो क्वेश्चन है, पहला ए यूनियन बी, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन का मतलब होता है कि मिलाना, मिला के लिखना, दोनों समुच्चय जो दिए गए हैं ए और बी के सभी अवयव, इनको मिला के लिखो। और समुच्चय का नियम है कि कोई भी दो अवयव अगर सेम है तो उसको केवल समुच्चय में एक बार लिखेंगे आप। जैसे अब ए का मान ये दिया है, हमने लिख लिया, बी के अवयव ये हैं, लिख दिया। अब ए यूनियन बी देखो कैसे लिखा हमने, देखो 1 3 5, 1 3 5 लिख दिया, एक बार लिखा जाएगा कोई भी अवयव। लेकिन 5 देखो इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 7 भी इसमें है, 7 भी इसमें भी है, लेकिन इनको केवल एक ही बार लिखेंगे आप, 2 बार नहीं लिख सकते, ये समुच्चय का नियम है। तो 1 3 5 7, उसके बाद 8 और 9 दोनों को मिला के लिख दिया। यही होता है यूनियन का मतलब, मिला के लिखो और एक बार, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार कोई अवयव लिखा है तो उसको केवल एक बार लिखेंगे, 1 टाइम बाद। अगला ए इंटरसेक्शन भी, ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन। अब कॉमन का मतलब जो दोनों में हो,
तो बताओ दोनों में क्या कॉमन है, 5 दोनों में है और 7 दोनों में है, तो बताओ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान आएगा 5,7। ओके, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि यदि x माइनस 1/x का मान दिया है, ये मतलब कि x माइनस 1/x का मान दिया है 3/2। कभी कभी x प्लस 1/x का मान देता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है उसको हमने ऐसे लिख दिया। ये देखो ये दिया है ना, x माइनस 1/x बराबर 3/2, ये दिया है, तो हमें इसका मान बताना है। अब आप देख रहे हो इसमें क्या लगा है, स्क्वायर स्क्वायर तो वर्ग करना पड़ेगा, अगर क्यूब लगा होता तो घन करना पड़ता, ठीक है। तो हमने दोनों पक्षों क्या किया, वर्ग किया। जब वर्ग करेंगे तो इधर का वर्ग हो जाएगा ये, इधर का वर्ग हो जाएगा ये, क्लियर। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे 2 पद है ना, x माइनस 1/x, मतलब एक बनेगा a, एक बनेगा 1/x बनेगा b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगा दिया LHS वाले में। और इधर 3/2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 आ गया। ध्यान से अगर देखो तो यहाँ x से x क्या हो रहा है, कट रहा है। तो बताओ जो तुम्हें बताना था वो मिला कि नहीं मिला, मिल गया, ये मिल गया बराबर। उधर कितना आ गया, 9/4, ऐसे रहेगा। ये माइनस का जो 2 इधर आया है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे 9/4 + 2 को, तो कितना आएगा, 17/4 आएगा। कितना आएगा, 17/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये लो उसी पैटर्न पर एक और घन वाला, क्योंकि आप 4th सेमेस्टर हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए क्या दिया है, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 दिया हो तो कह रहा है x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करें। अब की बार क्यूब बताना है तो मतलब घन करना पड़ेगा, मैंने पहले बताया। तो जो दिया है डाटा उसको एक बार आप उतारा, फिर हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों का घन करने पर कर दो घन। तो ये देखो इधर का क्यूब बराबर इधर का क्यूब। अब बताओ इधर वाले में क्या बन गया, 2 पद है, एक पद है x, दूसरा पद है 1/x, तो ये बन गया a माइनस b का होल क्यूब। क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और इंटू a माइनस b, ये होता है, हमने लगाया बराबर। उधर 5 का क्यूब करो, कितना आएगा, 125, 25 पंचे 125। आगे अब बताओ, हमने इसको ऐसे इधर रख लिया, जिसका मान बताना है, देखो मिल गया ना बराबर। बाकी सबको उधर भेज देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो बताओ क्या आएगा, 125 पहले से बराबर किधर है, ऐसे रहेगा। ये माइनस में 3 है, ये वाला पूरा मान इधर माइनस में देखो 3 है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 3, और इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा और ये वाला इतना बचा रहेगा, ऐसे रहेगा। आगे ये तो हमारा यही रहेगा, 125 ऐसे रहेगा, 3 गुणे ये वाले का मान रख दो आप यहाँ पे, x माइनस 1/x का मान कितना है, 5, तो 5 रख दिया, तो 3 गुणे 5 15 आ गया। और 125 में 15 जोड़ो, कितना आएगा, 140। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 140 आएगा। समझ में आ गया। घन वाले में आपको दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा, जिसमें क्यूब निकालना है, फिर पक्षांतर करना भाई आपको आना चाहिए, इतना तो आपको आता ही है क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 91 में से घटाने पर भागफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। मतलब छोटी से छोटी संख्या, एक वर्ड जब ये लिखा हो छोटी से छोटी का मतलब होता है कि आपको क्या निकालना है कि भाग करने पर पूर्ण वर्ग भी, अच्छा यहाँ पूर्ण वर्ग भी लिखा है ना, तो पूर्ण वर्ग का मतलब आपको इसमें वर्ग निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। चलो निकालते हैं वर्गमूल और देखते हैं। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आप जानते हो 2 का जोड़ा बनता है, ये बना लिया। कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो इतना बचेगा। जब आप इस संख्या का इतने का क्या निकालोगे, वर्गमूल, तो कितना आएगा 441, और शेष कितना बच जाएगा 10। अगर यही शेष 10 नहीं बचा होता तो जो संख्या है उसका पूरा वर्गमूल निकल रहा था, मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग थी। लेकिन ये जो 10 बच जा रहा है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रही है। तो इस 10 को हम हटा दें संख्या में से, तो हमने क्या लिखा, निकाला तो 441 आया, लेकिन शेष बच गया। जब अगर शेष नहीं बचा होता तो ये 441 का पूर्ण वर्ग बन जाता, लेकिन शेष 10 बच गया तो 10 घटाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि इसका वर्गमूल निकालने पर शेष क्या बच गया, 10। तो दी गई संख्या में से यही जो संख्या जो 19, 44, 91 दी गई है, इसमें से अगर हम 10 को क्या करें, घटा दें, तो जो संख्या बचेगी ना वो आपकी 19, 44, 81 आएगी। और वो उसका जब आप पूर्ण निकालोगे ना वर्ग, तो वर्ग निकल आएगा, मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। समझे।
तो ऐसे सवाल को आप देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आपके बन सकता है। आइए कुछ और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिया गया है? पार्श्व चित्र में ABCD एक आयत है। CD बराबर 8 सेंटीमीटर, CE बराबर 5 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर और समलंब, यहाँ गलत लिखा है, आयत नहीं है, समलंब रहेगा। क्या रहेगा? समलंब। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, इसमें सब दिया है आपको। AB का मान कितना दिया है? AB का मान अगर देखें तो ADB नहीं, CD दिया है। CD मतलब कहाँ है CD? ये CD, इस CD का मान 8 दिया है और क्या दिया? CE दिया है। CE का मान 5 दिया है और क्या दिया है? BE का मान 6 दिया है, ये वाला 6 दिया है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक चित्र में 14 दिया गया है। तो अगर ये इतना 6 है तो ये कितना बचेगा? ये तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि 8, देखो ये सामने आमने सामने बन जाएगा। तो अगर ये इतना 8 है DC, तो AE भी तो 8 होगा और ये वाला E भी 6 दिया है, तो पूरी कितनी हो जाएगी? 8 6 14। अभी बन गया एक समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। मतलब कि अगर ये समलंब है, समलंब ये ऐसे देखो, ऐसे बना है, ये आपको इधर हम बना के दिखा रहे हैं, ऐसे बना है और ऐसे ये बना है। अगर इसको हम A मान लें और इसको B मान लें और इसको ऊंचाई H मान लें तो ये भी H होगा। तो समलंब का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब A + B और गुणे H, यही होता है। तो ये रख दिया हमने। तो A + 1/2 A + B मतलब समांतर भुजा एक देखो कितना है? 8 सेंटीमीटर और एक 8 6 14 है। तो 8 6 14 ये रख दिया, 8 और 14 का योग और गुणे ऊंचाई कितना है? 5, तो रख दिया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, रख दिया हमने। तो 14 और 8 22 और 1/2 पहले से बाहर है, 22 हो गया अंदर का जोड़ ब्रैकेट का और गुणे 5। काट दो, 2 से काटो 22 को, कितनी बार जाए? 11 बार। कितनी बार जाएगी? 11 बार। 11 × 5 = 55 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करो, क्या आएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिल सकता है। याद रखेंगे आप सूत्र को कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। ठीक है, जबकि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी सूत्र हमने बताया था 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो क्वेश्चन पूरा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से सीधा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, यहाँ O रहेगा, वृत्त का केंद्र है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। पहली बात तो हम यही जानते हैं, कभी कभी पूछ लेता है चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं जो होती हैं के शीर्ष, चारों शीर्ष जो होते हैं भुजाओं के, वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। देखो ABCD जो शीर्ष है वृत्त की परिधि पर स्थित है। ठीक है, ये चतुर्भुज बन रहा है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? 180 समपूरक होते हैं। मतलब अगर C और A की बात करें तो इनका जोड़ कितना होगा? 180 और D और B का बात करें तो इनका भी जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये अब इतना अगर आपको पता, अब देखते हैं सवाल को। ठीक है, ADC का मान कितना दिया? 140 दिया है। चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं, अब आपको समझाते हैं। ADC ये देखो 140 दिया है, ये वाला कोण ADC। तो कह रहा है BAC का मान बताओ। BAC मतलब ये वाला कोण बताना है, BAC इतने का मान बताना है। ठीक है ना, पूरा नहीं, रुक जाओ, यहाँ तक। BAC का मतलब यहाँ से केवल यहाँ तक का मान बताना है हमें। तो आइए लगाते हैं। हमें पता है कि D और B का मान, मतलब पूरा एंगल जो D है और पूरा B, इसका जोड़ कितना होगा? 180। तो ये देखो D + B = 180 रख दिया हमने। ठीक है, क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 अंश होते हैं। और B का मान आ जाएगा क्योंकि D का मान कितना दिया? 140। तो B बराबर क्या बनेगा बताओ? 180 और ये जो B है इधर आएगा तो D इधर आ जाए तो माइनस में हो जाएगा 140, तो रख दिया। तो B का मान कितना है? वैसे भी यार आप देखो, अगर D 140 है तो ये कितना बचेगा? 40 ही बचेगा, क्योंकि कितना होता है? 180 होता है। ऐसे ही देख लो शॉर्टकट में। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है? BAC का मान पूछा है ना। और BAC जो बना है देखो इतने में, ये BAC ये इतना, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। BAC ये अर्धवृत्त में बना है त्रिभुज है, और अर्धवृत्त में बना जो त्रिभुज होता है समकोण होता है, मतलब ये C इसका 90 होगा, ये क्लियर होता है। ठीक है, ये प्रमेय होती है। तो बताओ ये 90 हो गया
और ये 40 है तो कितना आएगा, ये 50 आएगा। पूरा अगर लगाओगे तो भी 50 ही आएगा। ये देखो पूरा हमने सॉल्व किया है ना। BCA बराबर 90 होगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान BAC में इसका मान, इसका मान, इसका मान बराबर 180 होगा। तो हमें तो BAC चाहिए, तो बराबर हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों कोणों का जोड़। तो BAC बराबर 180 माइनस ये कितना था, BCA 90 है और इसका मान 40 है। तो जब रखेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, 50। और वैसे भी आपको समझ में आ गया था चित्र से ही, सिंपल है ना। तो ये क्वेश्चन रहा। ये रहा अगला क्वेश्चन बहुलक का, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन अभी आपने पहले भी देखा था, लेकिन वहाँ संख्या मतलब पद ऐसे दिए थे और यहाँ पे पद मतलब टेबल में दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि किसका बहुलक ज़्यादा है। तो देख लो कौन से पद की बारंबारता ज़्यादा है। देखो 21 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 22 जो है 3 बार आया है। 23 5 बार। 24 1 बार। 25 2 बार। तो कौन सा पद सबसे ज़्यादा बार आया है। तो देखो 23 सबसे ज़्यादा बार आया है। ये नहीं देखना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा पद बड़ा है, नहीं, ये देखना कि कौन सा पद ज़्यादा बार आया हो, वही बहुलक होता है। तो 23 5 बार आया है, बारंबारता 23 की ज़्यादा है, तो बहुलक क्या होगा, 23 हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। एक वर्ग दिया गया है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो देखो ये पूरा एक क्या बना है, आपका वर्ग बना है, ठीक है। और इनको टच करता हुआ क्या बनाया गया है, अंदर एक वृत्त बनाया गया है। तो हमने क्या माना, वृत्त की त्रिज्या r है, क्या मान लिया है, r है, और ये केंद्र है O, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये भुजा की लंबाई है, जो कोई भी लंबाई, क्योंकि वर्ग है तो सब भुजा बराबर होगी, तो ये किसके बराबर आ रही है, अगर देखें तो एक भुजा की लंबाई पूरी व्यास के बराबर आ रही है, 2r के। ये देखो 28, तो बताओ r का मान कितना आ जाएगा, 14। बस यही r जैसे मिलता है, इसका क्षेत्रफल हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब हमको r मिल ही गया है, रख दो। पाई का मान 22/7, r का मान 14, क्योंकि r का स्क्वायर है तो 14 2 बार लिख दिया, 14 × 14, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 × 22 आ गया, तो 22 सेंटीमीटर × 28 सेंटीमीटर बन जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो गुणा करोगे कितना आएगा, 616, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वैसे भी स्क्वायर में आएगा। समझ में आ गया होगा। क्या समझना था इसमें, इसमें समझना था ये पूरी क्या थी, भुजा थी, मतलब वर्ग है तो वर्ग की भुजा, और ये जो वृत्त का पूरा व्यास है, ये देखो यहाँ से व्यास है तो कहलाएगा ये, तो व्यास के बराबर है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2r का मान 28 है, तो r का मान कितना आ गया, 14। जैसे r का मान मिला वैसे ही हमने वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, r मिल ही गया, कर दिया स्क्वायर, कितना आ गया, 616 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन। अगला जूम करते हैं, ये रहा माध्यिका। ये रहा माध्यिका का सवाल। क्या दिया गया है, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त जो है अंक जो है निम्नवत है। मतलब बास्केटबॉल टीम खेली गई है ना विद्यालय में, और उनके द्वारा 10 मैच में जो अंक मिले हैं वो लिखे गए हैं। पहले में 10 मिला, फिर 12 मिला, फिर 8 मिला, फिर 9, फिर 11, फिर 18, 13, 15, 19, 22। इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है हमें, और ये देखो क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। तो माध्यिका निकालने का ऐसे क्वेश्चन का तरीका हमने पहले ही बताया आपको, एक विषम वाला भी बताए थे। तो ये इसमें 10 है, मतलब सम वाला है। तो कुछ नहीं, सबसे पहला आपका दायित्व है कि सबसे पहले आप संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में सेट करें। तो हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो लगा दिया। और ये कितनी संख्याएँ हैं, तो 10 हैं। तो 10 गिनने में सम है कि विषम, तो आप कहेंगे सम है। अब ये सम का सूत्र है, सम पदों के लिए माध्यिका का ये सूत्र है। क्या होता है, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, और पूरे 1/, क्या होता है, 2 होता है। ये सूत्र है ना, किसके लिए, सम पदों की माध्यिका के लिए। तो हमने लगाया, अब मान रख दो आप, बस सिंपल लग जाएगा। तो n का मान 10 रख दिया गया, इधर भी 10 रख दिया गया, सब लगाया गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, काटेंगे 5, यहाँ पे काटेंगे 2 × 5 = 10, 5 और 1 6 आ जाएगा। तो यहाँ 5वां पद और यहाँ 6वां पद। अब ध्यान से देखो 5वां पद कितना है, 5वां पद ये पहला हो गया 1 2 3 4 5, 5वां पद 12 है और 6ठा पद 13 है। तो हमको ये मिल चुका है। तो 5वां पद हमने क्या रख दिया, ये देखो 12, और 6ठा पद 13, और पूरे 1/2। तो
तो 12 13 कितना 25 और 25/2, 25 को 2 से भाग करो कितना आएगा 12.5 तो आएगा, सही है ना, 12.5 दूना 25। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल पे भी इसको आप लगा सकते थे। कैसे, तो मैंने अभी बताया था कि कैसे लगता यहाँ पे, क्योंकि ये सम वाला गेम है तो सम वाले में 10 है तो 4 4 संख्या दोनों तरफ छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दिया और 4 आपका जो है, अच्छा रुक जाओ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो बनाए हमने, चलो देखो सब हटाते हैं, ट्रिक से देखो ऐसा लगता है, ट्रिक से ऐसे लगता है ये, यहाँ पे 1 2 3 4 इधर छोड़ो, 1 2 3 4 इधर छोड़ो, तो बीच में 2 संख्या बची ना 12 और 13, तो इसको जोड़ के 2 से भाग कर दो, उत्तर आ जाता है सम वाले में। अभी सम वाले में एक ही संख्या बचती है तो वही उत्तर हो जाता है, तो 12 और 13 बचा ना, और बटे 2 कर दो, 12.5 आ जाएगा। क्लियर। अगला देखें आप, एक माध्यिका और देखें इस टाइप की भी, ठीक है, ताकि कुछ बचे ना एग्जाम के लिए, बढ़िया सा स्कोर करके आप आए। क्या दिया गया है, पद और जब बारंबारता दी गई हो टेबल में और हमें बतानी हो माध्यिका। तो सबसे पहले पद का और बारंबारता का एक टेबल बना लेंगे, और जब भी कभी टेबल से माध्यिका निकालने हो तो उसमें निकालनी पड़ती है संचयी बारंबारता अलग से, और संचयी बारंबारता होती कुछ नहीं है, यही बारंबारताओं का जोड़ होती है। तो कैसे होती है आइए देखते हैं। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 2 पहला वाला जो बारंबारता वही रहेगा, दूसरा 2 से लेकर दूसरे पद तक यहाँ तक जोड़ेंगे, 2 और 5 कितना 7 आ जाएगी, तीसरे में यहाँ तक पहुँचेंगे तो 2 5 7 6 और 4 11 हो गई, यहाँ पहुँचो तो 5 और जुड़ेगा, 11 में 5 जोड़ो कितना 16 आ जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे आप तो कितना 16 और 3 19, तो संचयी बारंबारता निकल गई। मतलब संचयी जो बारंबारता निकाली जाती है, पहली बारंबारता तो संचयी बारंबारता में भी पहली वाली सेम होती है, बाकी उसी में जो बची है जोड़ती हुई चले जाते हैं, सही है, देखिए सिंपल है। अब जोड़ो तो कितना आया, जोड़ने पर लास्ट में जो संचयी बारंबारता का मान आता है वही कुल बारंबारता का जोड़ होता है, तो 19 आया है, तो बारंबारता को जब जोड़ोगे तो 19 ही आएगा। अब 19 जोड़ो, सम है कि विषम, क्योंकि लगना तो वही सूत्र से है सम विषम से, तो 19 कहेंगे आप विषम है। ठीक है, तो आप लगा दीजिए यहाँ पे, तो विषम है तो विषम पद के लिए क्या होता है सूत्र, n+1/2 वे पद का मान, तो n का मान कितना 19 हमने रखा, और +1/2 वे पद का मान, 19 और 1 20, 20/2 वे पद का मान, तो 20 को 2 से काटो तो 10 आ जाएगा, मतलब आ गया 10वें पद का मान। अब 10वां पद कहाँ से देखें, तो आपको टेबल देखना पड़ेगा जो बनाए हो आप, 10वां पद किस में पड़ेगा, ठीक है ना, 10वां पद किस में पड़ेगा, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर कितने तक बारंबारता है 2 तक, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें तो 2 ही तक है और हमारा 10 तक है, इसमें 7 तक आएगा, तो अभी भी हमारा, क्योंकि हमारा 10 है 10वां पद ना, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें 7 तक आएगा, तो ये भी गया। तो ये जो 11वां तीसरा जो पढ़ रहा है 11 वाला यही पड़ेगा। अब इसके सामने आप पद देखो जो है वही उत्तर होता है, तो इसके सामने 11 के सामने जो पद है कितना है 6, तो हमारा जो माध्यिका होगी कितना होगी 6 होगी। क्लियर, समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन कुछ और आपके लिए क्वेश्चन ले आए, थोड़ा सा और आप धैर्य बनाएंगे और देखेंगे क्वेश्चनों को। कुछ क्वेश्चन और ले लिए हैं, बस 15 मिनट 10 मिनट और दें आप बस, ठीक है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। पद दिया गया है, ये है पद, ठीक है, और ये दिए गए हैं इनकी बारंबारता है। क्या बताना है आपको, बहुलक बताना है। तो बहुलक को मैंने सब पहले ही बताया था आपको कि आपको देखना क्या है कि किस पद की बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही बहुलक होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा पद आया है 22 बार आया है ना। तो ये देखो क्या लिखा गया, उपयुक्त बारंबारता सारणी को देखने से स्पष्ट है कि जो 24 की जो बारंबारता है सबसे ज़्यादा है। तो फिर बहुलक क्या होगा, बहुलक 22 नहीं होगा, बहुलक 24 ही होगा क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा बारंबारता है। मतलब 24 जो है 22 बार आया था तो इसकी बारंबारता ज़्यादा है। देखो कब आया था 2019 में। अगले क्वेश्चन देखें आप, ये वाला नेक्स्ट, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। इसमें भी बहुलक बताना। तो देखो पद और किसकी बारंबारता ज़्यादा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो जो 17 वाला पद है ये सबसे ज़्यादा बार आया, रिपीट हुआ 7 बार, और सब कम बार है, मतलब इससे कम बार है ना आए हुए। तो बताओ इसका जो बहुलक होगा क्या होगा, 17 होगा। तो सबसे ज़्यादा बार 17 है, इसलिए बहुलक क्या है 17 है, ठीक है ना, हो गया क्लियर। अभी ये भी देखो माध्यिका भी हमने इस टाइप की पढ़ाई थी, तो ये तो भी आपको पढ़ाया ही था, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे हम देखते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा आपके, है ना, पासा से संबंधित, मतलब प्रायिकता का सवाल एग्जाम में बन सकता है आपके। क्या है,
दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो दो सिक्के हैं, मान लें एक सिक्का ये है, दूसरा सिक्का ये है। तो बताओ एक सिक्के में क्या क्या होता है, हेड और टेल होता है, दूसरे में भी हेड और टेल होगा। तो ये बताओ प्रायिकता का जो सूत्र होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति होता है, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये सूत्र प्रायिकता का होता है, कोई किसी भी चीज़ की प्रायिकता निकालनी हो तो ये सूत्र होता है। तो हमें इसमें देखने पड़ेंगे कि इसमें अनुकूल कितनी बन रही है। अनुकूल क्या होती है, जो पूछा गया हो, और कुल जितना घटना बन सके उसमें। तो देखो हेड टेल इसमें है, तो बताओ इसमें कितनी घटनाएं बनेंगी। या तो दोनों में हेड हेड आएगा, एक बार उछालोगे तो ये बन सकता है, या तो हेड पहले में आए दूसरे में टेल आए तो हेड टेल आ सकता है। अब या तो दूसरे में हेड आए टेल आए तो उसमें हेड आए, ये बन जाएगा। ये तो दोनों में टेल टेल आए, तो ये 4 घटनाएं कुल बनेंगी अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो कुल घटनाएं कितनी बनी, 4। कुल कितनी बनी, 4। पूछा क्या गया है कि दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आए, मतलब ऐसी घटना के बारे में बताना है जिसमें दोनों में शीर्ष आए, मतलब दोनों में हेड आए। तो ऐसा देखो कितनी बार है, ऐसा केवल एक ही बार बन रहा है जिसमें दोनों हेड हैं। तो बताओ अनुकूल क्या बन गया, 1, और कुल कितना, 4। तो अनुकूल हो गया 1/4, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 1/4। ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष नहीं पुच्छ आने की प्रायिकता, पुच्छ का मतलब टेल से होता है, तो बताओ दोनों सिक्कों में टेल भी 1 के बार आया है, तो इसकी भी प्रायिकता अगर पूछ लेता तो 1 कितना होता, 4। और जो प्रायिकता का मान होता है ना वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा मान, प्रायिकता का मान। ठीक है, ये हो सकता है। तो प्रायिकता का मान 0 हो सकता है लेकिन 0 और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता का मान आता है। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप ये कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय लिए हैं, ये रहा, इनको भी आप देख लें जो कि एग्जाम में आपके आए हुए हैं। कह रहा है कि कोस ए बराबर, ये क्वेश्चन है सभी, ये सभी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हैं। आइए देख लेते हैं। पहला बहुविकल्पीय टाइप में देखो, कोस ए बराबर 0 दिया है तो ए का मान क्या होगा। अब कोस ए बराबर 0 का मतलब है आपको देखना पड़ेगा कोस में किसका मान 0 होता है। तो अगर टेबल याद है तो बहुत सिंपल है, कोस में जो 0 होता है वो मान होता है 90 डिग्री का। किसका, कोस 90 का। तो यहाँ पे ए का मान कितना आएगा, 90। तो कोस 90 का मान होता है 0। ठीक है, जबकि कोस 0 का मान 1 होता है। अगर यहीं पे 0 ना देकर 1 दिया होता तो वहाँ पे आपका उत्तर आता 0 डिग्री, 90 डिग्री। देखा, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ 0 दिया है कि कोस में किसका मान 0, तो कोस में 0 किसका होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, अगला देखें आप, इसमें आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक सिंपल है, देखो कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमें 7 ज़्यादा बार दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 बार 7 है। 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, सबसे ज़्यादा बार 7 ही दिख रहा है। तो बहुलक क्या होगा, 7। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आ वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी अगर पढ़े होंगे आप तो शुरू में ही कराया था। इसका मान 1 आएगा, क्यों, क्योंकि सब पे रूट लगा है। जब आप लिखेंगे तो इसको आप लिखोगे तो ऊपर भी a गुणे b गुणे c ही बनेगा, और नीचे भी रूट के अंदर ही a गुणे b गुणे c ही बनेगा। और सब रूट पे है, सेम है, कट जाएगा तो कुछ क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास दिया है अगर 12 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कि केंद्र से होकर जाए, ये ए है, ये बी है, अगर ये है तो ये पूरा कितना दिया है व्यास, 12 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या होगा 6 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब आप मान रख दो, 2 पाई और आर का मान 6, तो 6 दूनी 12 और पाई, 12 पाई सेंटीमीटर आएगा। कोई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है इसमें, 12 पाई सेंटीमीटर आएगा उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी सब देखेंगे आप। समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज कैसा भी हो, चतुर्भुज के चारों कोणों के अंदर वाले का जोड़ होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री का मतलब उसमें कितने समकोण, क्योंकि सब में समकोण वर्ग लगा है ना, और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। एक समकोण का मतलब एक 90 डिग्री। तो इसमें कितने समकोण बनेंगे बताओ, कितने समकोण, 4 समकोण के बराबर होगा ना, क्योंकि तभी तो 9 चौक 36 360 बनेगा। तो क्या सही होगा, 4 समकोण। तो
कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ अगर पूछे तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर पूछे कि कितने उसमें समकोण होते हैं तो 4 समकोण होते हैं एक प्रकार से, क्योंकि तभी तो 9 चौक 36 बनेगा 360। अगले क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहले ये देखें आप, -32/-100 का सरलतम रूप क्या है। तो पहली बात दोनों पे माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, काटो आप, 4 से काटो, 4 8 32, 4 से काटो 25 चौके 100, तो 8 बटे कितना आएगा 25, माइनस से माइनस भी कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों पे है, तो 8 बचे 25, मतलब ऑप्शन सी मतलब सा सही हो जाएगा। अगला देखें आप, इसका आपको घनमूल बताना है। इसका क्या बताना, घनमूल। अब घनमूल बताने का मतलब दशमलव हटाओ आप, यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंक पे है, 6 अंक पे दशमलव है। तो जब आप इसको हटाओगे, घनमूल का मतलब ये होता है ना, यही तो होता है घनमूल का मतलब। तो आप दशमलव हटाओगे तो इसको आप जब लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, 1 के बाद कितने जीरो, 6 जीरो, 3 4 5 6 जीरो। अब घनमूल में 3 3 का जोड़ बनता है, तो इसमें से हमने ज़्यादा ही लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 है ना, कितने अंक पे है, 6 अंक पे है ना भाई, तो 5 ही जीरो तो आएगा, ये थोड़ी ना होगा, ये होगा, इतना आएगा, ये नहीं है कुछ, ठीक है ना, ये नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इसमें से आपको 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा यार, गलत कर रहे हैं, रुक जाओ, 6 का है यहाँ पे, 6 अंक पे है, ठीक है ना, देखो 2 2 4 2 6, मतलब कि 6 जीरो बढ़ेंगे यार, सही तो है, 6 जीरो बढ़ेगा। तो आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, और गुणे ऐसे लिख सकते हो, ये बनेगा आपका फाइनली। जब निकालोगे तो 1 बटे कितना निकलेगा, 1000 निकलेगा, 1 बटे 1000, 9 9 9 9, गलत कर रहे हैं हम, इसमें 3 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 100 गुणे 100 गुणे 100 लिख सकते हो यार, ठीक है ना, इसको आप 100 गुणे 100 गुणे 100 लिख सकते हो। तो 1 बटे 100 निकलेगा, कितना निकलेगा 1 बटे 100, और 1 बटे 100 का मतलब कितना, 2 अंक बटे दशमलव, 0.01 आएगा, ऑप्शन बा सही होगा। अगला देखें आप, समीकरण 3x बराबर 6 और 4x + y बराबर 14 के हल में y का मान पूछ रहा है आपसे। तो देख लेते हैं y का मान, पहले ये वाला देखो। तो 3x बराबर अगर 6 है तो x बराबर 3 दूनी 6, तो x का मान तो 2 आ गया। अब x का मान इसमें 2 रख दो, तो x का मान जब 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 8 को उधर पक्षांतर करोगे तो -8 हो जाएगा, तो 14 में से 8 गया 6, तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही लगा सकते हो आप। अगला ये क्वेश्चन मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट है, साइन और कोस दिख रहा है ना ऊपर नीचे, तो कोणों का जोड़ देखो, अगर 90 बन रहा है ना तो इसका मान 1 आएगा, 37 90, इसका मान 1, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, इसका मान आएगा 1। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि क्लियर दिखे आपको। ये रहा क्वेश्चन अगला, ये क्वेश्चन है, पहले इस पर हम टिक कर लेते हैं। आप देखो, कह रहा किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का जोड़ 285 है, तो चौथे कोण का मान बताओ। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है कितना, 360, जिसमें से 3 कोण का जोड़ 285 है, तो अगर घटा दो आप 285 तो चौथा कोण अपने आप निकल आएगा। कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा आपका 5, 15 में से 8 गया 7, कितना बचेगा 75 डिग्री। है ऑप्शन में, है, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला, परमेय संख्या इतना और इसका भागफल बताना है, तो आप इसको भाग कर दो, उत्तर आ जाएगा, भाग कर दे, उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर प्रत्यर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बताओ। अब एक पासा, पासा मतलब लूडो की गिट्टी, उसमें 1 से लेकर कितने तक गिनती लिखी होती है, 6 तक, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या पूछ रहा है, अभाज्य अवयव। तो अभाज्य अवयव कौन कौन से हैं, पहला तो अभाज्य 2 है, फिर 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य है। ये अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि ये संख्याएं अपने आप से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, और किसी संख्या से ना कटे जो संख्या, वो संख्या अभाज्य होती है, मतलब अपने आप से कटे और 1 से कटे। इसके अलावा अगर किसी संख्या से वो नहीं कटती संख्या, तो वो संख्या अभाज्य होती है। आगे तो इसमें बताओ क्या, कितनी संख्या बनी, 1 2 3, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, द सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द, जो में 3 दिया है, ये सही हो जाएगा। कितना होगा, द वाला। अगला देखो, इसका घनमूल आप निकाल लेंगे, अभी हमने पढ़ाया था। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी वही गेम है, इसको आप निकालेंगे। इस क्वेश्चन में अच्छा बताओ उत्तर कितना आएगा, अभी ऐसा ही क्वेश्चन था ऊपर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि साइन और कोस में से चाहे जो ऊपर या नीचे हो, लेकिन कोणों का जोड़ अगर 90 बन रहा हो, है ना, साइन कोस का, टेन कोट का, सेक कोसेक का, ये बनता है। अगर ऊपर नीचे लिखे हैं और अगर दोनों का कोणों का जोड़ 90 बन रहा है,
तो उनका मान 1 आता है। तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। अगला कुछ क्वेश्चन और हैं, आइए देखते हैं। बस 5 मिनट और देंगे आप, बस कंप्लीट कराते हैं आपका, है ना। ये पहले टिक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन दे थोड़ा हमने इरेज कर दिया है, हट गया है इरेज करने में, तो एक नंबरिंग कर लेते हैं। देखो क्या दिया, आंकड़े दिए हैं 12, 12, 13, 12 और 10 का बहुलक क्या होगा, देखते ही बता दोगे। सबसे ज़्यादा बार कौन आया 12, जो ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है, 12 आएगा। अगला 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा। इसमें भी देखो बताओ बहुलक क्या होगा। सबसे ज़्यादा बार आपको देख रहे हो तो 12 की 10 गिन लेते हैं, 10 4 बार मिला, 12 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। देखने में लग रहा है 12 हो जाएगा, 10 ज़्यादा बार आया है तो इसका बहुलक क्या होगा, 10 हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बतानी है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपको आनी चाहिए। पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2, 1 नहीं है, 1 प्राकृतिक संख्या है, याद रखना। 2 है अभाज्य, फिर 3 है अभाज्य, फिर 5 है, फिर 6 नहीं है, 7 है, फिर क्योंकि 5 संख्या बनानी है ना, 7 के बाद 9 नहीं होगी क्योंकि 9 2 से ज़्यादा संख्या से कटेगी, 11 आएगी, ठीक है। अब इसकी हमें क्या बतानी है, माध्यिका। तो देखो माध्यिका कितनी आएगी, 5 आएगी, क्योंकि ये तो हमने क्रम से लिखा भी है। तो ये हो गया, 2 संख्या इधर छूट गई, विषम है ना गिनने में 5, तो बीच में जो संख्या बचेगी वही माध्यिका होती है विषम वाले के लिए, तो 5 ही उत्तर आएगा, मतलब 5.0 आएगा। अजीब सा लिख दिया इसने, 5.0 मतलब 5 ही होता है। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन टिक कर लेते हैं, फिर लगाते हैं। सेक 30 का मान क्या होता है। अब सेक 30 का मान वही होता है जो cos 30 का होता है, लेकिन उसका उल्टा होता है सेक में मान, ठीक है। अब cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, जो sin 60 का मान होता है। अब अगर cos 30 का मान √3/2 है तो सेक 30 का मान इसका व्युत्क्रम होगा उल्टा, मतलब 2/√3, कितना होगा, 2/√3 होगा। देखो जानबूझ के ये वाला भी ऑप्शन दिया है, जो कि ये रॉन्ग है, ऑप्शन बा सही होगा। cot थीटा, sin थीटा, सेक थीटा का मान क्या होगा। अब बताओ, इसको हम लगा रहे हैं इधर, आप देखेंगे इसका सोल्यूशन इधर कर रहे हैं। cot थीटा को हम तोड़ सकते हैं किस रूप में, cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं, इनटू sin थीटा जो लिखा है तो sin से छोड़ा तो होगा नहीं। आगे सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। 2 क्लासेस हमने पढ़ाई हैं बहुत डिटेल तरीके से, पूरा नंबर आप पा सकते हैं उधर से त्रिकोणमिति का, देख सकते हैं आप। sin कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, सब कट गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, 0 नहीं बचेगा, तो इसमें 1 आएगा। अगला 1 - sin स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये सरसमका है, 1 - sin स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर है, ठीक है, ये सरसमका से आता है। और 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर है, ठीक है। और सेक स्क्वायर है, cos स्क्वायर आपस में व्युत्क्रम होते हैं, ये जाते हैं कट, कट के आता है 1, तो ऐसे भी प्रश्न में उत्तर कितना आता है, 1 आता है। कितना आएगा, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया है अगला, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। तो ये है बेलन, ये बेलन है, बेलन का ये है केंद्र बिंदु, ये तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या, ये होगा ऊंचाई। और बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब ये बाहर का क्षेत्रफल पूछता है वक्र का मतलब, 2πr/h होता है, क्या होता है 2πr/h, क्या होगा 2πr/h। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। तो आपने पूरी क्लासेस को बहुत ही धैर्य से देखा, आपको क्लास पसंद आई होगी, बहुत अच्छा से हमने एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी किया, ठीक है ना। आप बहुत ही अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर भी आएंगे। यहाँ पे एक पेज हमारा छूट चुका है, एक आध क्वेश्चन और है जो देख लेते हैं। ये तो यार पढ़ा दिए हैं आपको हम पहले भी, ठीक है ना। वृत्त की परिधि बताओ जिसकी त्रिज्या है, तो सिंपल है 2πr। ये वाला आप ज़रूर देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये वाला समलंब वाला, ठीक है, समलंब वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बनेगा समलंब, समांतर भुजाएं दी गई हैं 3 और 1, 4 दी गई है, और इसके मध्य की दूरी कितनी दी गई है, 3, ये दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो अगर इसका नाम दे दें A, B, C और ये D, एक समलंब अगर माने हम ABCD, और ये 3 और 4 ये समांतर हैं भुजाएं, तो सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई भी 3 दी गई इसमें, h का मान 3 दिया है ना, रख देंगे तो 1/2, 4 3 7 गुणे 3, तो 7 3 21/2 मतलब 10.5 आ जाएगा, सही है। तो ये क्वेश्चन ये तैयार रखेंगे आप। तो चलिए बस यहीं तक थी ये क्लास, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, मैं बता सकता हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, पैटर्न सेम रहेगा, है ना। हो सकता है क्वेश्चन ही मिल जाए आपको, तो आप लगातार बने रहें। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस अगर पसंद आई हो, है ना, और भी क्लासेस उपलब्ध हैं। साइंस की मैराथन हमने पहले रख दी है, देख सकते हैं आप,
और अच्छा स्कोर ला सकते हैं एग्ज़ाम में आप। और भी विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन और भी जो भी विषय हैं उनको भी क्लासेस हमने अपलोड कर दी हुई, देख सकते हैं आप। तो चलिए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, अपने फ्रेंड से भी करा सकते हैं आप, है ना। चलिए धन्यवाद।